Hello students, welcome back. I am CA Pramod Patipati and you are watching financial reporting classes, right? So हमने क्या लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था इंडियस 8 अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स, राइट? और हमने एक बेस क्रिएट किया था, ठीक है? बेस क्रिएट किया था कि अकाउंटिंग पॉलिसीज होते क्या है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा रिकैप से जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है? प्रिंसिपल्स है, बेसिस है, कन्वेंशंस है, रूल्स है एंड प्रैक्टिसेस है अप्लाइड इन एन बाय एन एंटिटी इन प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है? और इसका एग्जांपल देखा था हमने, क्या कैश और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग या हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हम जैसे करते हैं। फिर उसके बाद जो है ना, रेवेन्यू कब रिकग्नाइज करना चाहिए, मेथड ऑफ इन्वेंट्री दैट इज फीफो है, वेटेड एवरेज है, या फिर हम इंडिया 16 के हिसाब से हम कौन से मॉडल अप्लाई करना चाहिए, कॉस्ट मॉडल अप्लाई करना चाहिए, रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करना चाहिए। तो ये सारे क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसीज है। ये अकाउंटिंग पॉलिसीज आर द बेसिस। ये बेस है, इसके बेसिस में हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, इंडिया 16 में हम कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे कॉस्ट मॉडल सेलेक्ट करने के बाद बाद जो भी पीपीई परचेस करूंगा, वही पीपीई को कॉस्ट बेसिस में होगा तो कॉस्ट बेसिस में वैल्यू करते जाऊंगा, राइट? या फिर रिवैल्यूएशन बेसिस में दिया तो रिवैल्यूएशन बेसिस में सब्सिक्वेंटली मेजर करते जाऊंगा, राइट? तो फिर ये क्या है, एक बेस है। ठीक है क्या सर, ये जो सब जो इंडिया 16 के हिसाब से जो बोल रहे हो कि जो रिवैल्यूएशन मॉडल है, कॉस्ट मॉडल है, या इंडिया टू के हिसाब से जो इन्वेंट्री फॉर्मूलास है, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें पर्टिकुलर इंडेक्स में ऑलरेडी डिफाइंड है। यानी क्या, मेरा इंडेक्स जो है ना, वो दिस इज कंप्लीट सेट ऑफ, ये है क्या, प्रिंसिपल्स है। इसमें हर एक इंडेक्स में एक एक कंपोनेंट का मुझे क्या दिया है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिया है, राइट? अब इन केस अगर कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन है, ऐसा ट्रांजेक्शन है जहां पे कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफाइंड नहीं है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफाइंड नहीं है, जैसे इंडिया 16 में जैसे पीपी का है, इंडिया 2 का इन्वेंट्रीज का है, फिर उसके बाद क्या है, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन इंडिया 19 के इसमें है। तो फिर यहाँ पे अगर कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसका अकाउंटिंग डिटरमाइंड नहीं है, तो फिर उस केस में इंडेस 8 जो है ना, इंडेस 8 यहाँ पे एक रोड मैप देता है, रोड मैप देता है हाउ टू क्रिएट अ अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है? अगर कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी स्पेसिफिकली, मतलब कोई भी इंडेक्स स्पेसिफिकली कवर नहीं कर रहा है उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को, तो फिर यहाँ पे मैनेजमेंट का जजमेंट यूज करना पड़ेगा। किसका? मैनेजमेंट का। अब मैनेजमेंट जजमेंट जब यूज करेगा, तो फिर उस केस में हम क्या करना पड़ेगा, जो मैनेजमेंट क्रिएट करेगा जो पॉलिसी, वो क्या होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। क्यों रिलेवेंट और रिलायबल? क्योंकि ये हेल्प करेगा इकोनॉमिक यूजर्स यानी अपने जैसे यूजर्स को डिसीजन बनाने। बराबर? डिसीजन बनाने कैसे सर? समझो, जो भी डिसीजन करेगा, डिसीजन मतलब ये जजमेंट जजमेंट रहेगा मैनेजमेंट का, वो क्या होना चाहिए, प्रूडेंट होना चाहिए। यानी क्या, उसके बायसनेस पे नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल इन द सेंस कि प्रॉफिट के, सॉरी, कंपनी के प्रॉफिट मेकिंग नहीं होना चाहिए। यानी क्या, समझो एग्जांपल देता हूँ मैं कंपनी हूँ पीपी लिमिटेड, और मैं ऐसा अकाउंटिंग पॉलिसी बना रहा हूँ जिसमें जो पीपी लिमिटेड है उसको प्रॉफिट ही हो रहा है, राइट? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट होगा, लॉस कभी नहीं होगा। तो फिर ये क्या है, बायसनेस है इसमें। तो फिर ये बायसनेस नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, फेथफुल प्रेजेंटेशन होना चाहिए और न्यूट्रल होना चाहिए, सब्सटेंस ओवर फॉर्म होना चाहिए। सब्सटेंस ओवर फॉर्म इंपॉर्टेंट है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म इन सेंस, मुझे जो भी ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन कोर ट्रांजेक्शन क्या है वो देखना है। समझो फॉर एग्जांपल पीपी लिमिटेड है और कोई तो एक्स कंपनी है यहाँ पे, क्या, एक मिनट, कहाँ पे लूँ एग्जांपल, यहाँ पे लेता हूँ। समझो यहाँ पे पीपी लिमिटेड है, ठीक है? ये क्या कर रहा है, सेल कर रहा है मशीन को, सेल कर रहा है टू, समझो भूमि लिमिटेड, ठीक है? भूमि लिमिटेड को सेल कर रहा है। सेल करने के तुरंत बाद यहाँ पे लीज बैक हो रहा है, ठीक है? लीज बैक हो रहा है टू पीपी लिमिटेड ऑन मंथली रेंटल्स। यानी क्या, पीपी लिमिटेड ने भूमि को सेल कर दिया, भूमि लिमिटेड ने क्या दिया, कंसिडरेशन दिया, राइट? कंसिडरेशन दिया। अब क्या हो रहा है, पीपी लिमिटेड सेम मशीनरी को, जो भी सेम मशीनरी है, वो क्या कर रहा है, रेंट पे ले रहा है ऑन लीज बेसिस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपली अगर देखो तो ये अरेंजमेंट्स ऑफ फंड्स नहीं है। क्या ये सेल का ट्रांजेक्शन है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसको हम बोलेंगे सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन, सेल एंड
लीज बैक ट्रांजेक्शन। क्या बोलेंगे? सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन यानी क्या हो रहा है? यहाँ पे सिर्फ पीपी लिमिटेड को क्या चाहिए था? फंड्स चाहिए था। अब फंड चाहिए था, फंड चाहिए तो मतलब उसके पास कोई भी सोर्स नहीं है, तो उसके लिए क्या कर रहा है? पीपी लिमिटेड मशीनरी सेल कर रहा है भूमि लिमिटेड को, उससे पैसा ले रहा है, राइट। और सेम मशीनरी को लीज में ले रहा है, और लीज के लिए जो भी लीज है ना, लीज के टर्म में वो रेंटल पे करेगा किसको? भूमि लिमिटेड को। ये क्या है? अरेंजमेंट ऑफ फंड्स का क्या एक ट्रांजेक्शन है। ठीक है। तो फिर यहाँ पे कोर ट्रांजेक्शन क्या है? सेल एंड लीज बैक। यहाँ पे सेल हो रहा है, हम बुक्स में सेल दिखाएंगे, बट यहाँ पे कोर ट्रांजेक्शन क्या है? लीज एंड सेल बैक ट्रांजेक्शन। तो फिर इसको बोलेंगे हम सब्सटेंस ओवर फॉर्म। यहाँ पे नॉर्मली अगर बुक्स में दिखाऊंगा, तो बुक्स में कैसे दिखाऊंगा? इसका सेल दिखा दूंगा, राइट। बुक्स में तो सेल दिखा दूंगा, सिंपल, खत्म हो गया। ये क्या है? लीगली फॉर्म अगर नॉर्मली देखे हम तो ये सेल लग रहा है मुझे, राइट। बट इसका कोर ट्रांजेक्शन क्या है? सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या है? ये सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन है। सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन है, एंड प्योरली फंड्स अरेंज करने हम ये ट्रांजेक्शन कर रहे हैं हम, राइट। इन फ्यूचर जो है ना, इन फ्यूचर पीपी लिमिटेड फिर से ये मशीनरी को परचेस कर लेगा, जब भी उसके पास पैसा आ जाएगा ना, फिर से वो परचेस कर लेगा। तो फिर ये क्या है? सब्सटेंस ओवर फॉर्म ट्रांजेक्शन है। तो फिर जब भी पॉलिसी बनाएंगे हम, तो फिर वहां पे देखना पड़ेगा कि वो सब्सटेंस ओवर फॉर्म जो भी जजमेंट है, पॉलिसी है ना, वो जो मैनेजमेंट जजमेंट के बेसिस पे बना रहा है, तो फिर वो देखना पड़ेगा कि दैट पॉलिसी इज न्यूट्रल। फिर उसके बाद वो रिप्रेजेंट करता है फेथफुली, मतलब जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है वो फेथफुली रिप्रेजेंट करता है कि नहीं, वो सब्सटेंस ओवर फॉर्म देखता है कि नहीं, वो पूरा मुझे चेक करना पड़ेगा। सिंपल, समझा ये चीज? यस सर। चलो, और क्या देखा था? रेफरेंस मटेरियल दिख रहा था ना, मतलब रेफरेंस मटेरियल इन द सेंस जजमेंट डेवलप करने ऐसे कौन से मटेरियल यूज कर सकता हो? एनी अदर इंडियस विच आर लीडिंग विद सिमिलर एंड रिलेटेड इश्यूज। ठीक है, कोई भी दूसरा इंडियस जो सेम और रिलेटेड इशू से डील कर रहा है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को रेफर कर सकता हो, प्रोनाउंसमेंट ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का रेफर कर सकता हो, या कोई भी दूसरा प्रोनाउंसमेंट जिसका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क सिमिलर हो। ठीक है। और जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई करूंगा, वो क्या कंसिस्टेंटली अप्लाई करना चाहिए, कंसिस्टेंटली अप्लाई करना चाहिए, बार बार चेंज नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद आ गए थे हम चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कब करते हैं? जब इंडिया स्पेसिफिकली बता रहा है, इंडिया रिक्वायर्स स्पेसिफिकली, अदरवाइज वो जो मोर रिलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, उस केस में चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी करेंगे। ठीक है। जब चेंज करूंगा मैं, तो चेंज करूंगा तो यहाँ पे देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा कि वेदर दी इंडिया स्पेसिफिकली हैज एनी ट्रांजिशनल प्रोविजन यानी एग्जांपल दिया था यहाँ पे, इंडिया 17 से 116 आया। लीजेस पहला लीजेस जो है ना, इंडिया 17 डील कर रहा था, इंडिया 17 को ये कर दिया, और न्यू इंडेस आया 116। अब न्यू इंडेस जो है 116, उसमें क्या है? ट्रांजिशनल प्रोविजन है। अगर तुम इंडेस 17 लगा रहे थे अपने बुक्स में, तो फिर इंडेस 17 से इंडेस 116 को कैसे ट्रांजिट करना है, यानी उससे कैसे ट्रांजिशन करना है, तो फिर वो पूरा मुझे इंडेस 17 इंडेस 116 में ट्रांजिशनल प्रोविजन है स्पेसिफिकली, तो ऐसा कुछ दिया है तो फिर वो फॉलो करना चाहिए, राइट। अगर नहीं दिया है तो फिर हम क्या करते हैं? रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करेंगे। कैसा? रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। अब आज देखेंगे रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन कैसा करना है। ठीक है। उसके पहले एक और चीज बता दूं मैं, जो भी अर्ली एप्लीकेशन है ऑफ एन इंडियस इज नॉट अ वॉलंटरी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। यानी अर्ली एप्लीकेशन जो भी है ना, वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं मांगेंगे। ठीक है। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ आज। वॉलंटरी एप्लीकेशन क्या है? वॉलंटरी एप्लीकेशन ऑफ इंडियस क्या है? सॉरी, वॉलंटरी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है? क्या है वॉलंटरी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी? समझो, एज पर इंडिया 727 सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये अपना इंडियस है, हम पढ़ेंगे। Investment in subsidiaries, associates, and joint ventures are accounted for in an entity's separate financial statement at cost or in accordance with Ind AS 109। तो फिर यहाँ पे नॉर्मली हमारे बुक्स में इन्वेस्टमेंट जो है ना, नॉर्मली कैसा अकाउंट फॉर होता है? या तो कॉस्ट में, या तो इंड एस 109 के हिसाब से फेयर वैल्यू के बेसिस में होगा। ठीक है। द सेम अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड फॉर ईच कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक बार कोई भी इन्वेस्टमेंट को लगा दिया मैं, कॉस्ट या फेयर वैल्यू, वही सेम टू सेम मुझे फॉलो करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे क्या है? एंटिटी डिसाइड कर रहा है तो चेंज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ मेजरिंग इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी और एसोसिएट और जॉइंट वेंचर फ्रॉम कॉस्ट टू फेयर वैल्यू इन अकॉर्डेंस 109, as this will result in financial statements providing more reliable and more relevant information। तो फिर यहाँ पे क्यों अप्लाई कर रहे हैं हम? कॉस्ट से फेयर वैल्यू, कॉस्ट से फेयर वैल्यू चेंज कर रहे हैं। अब फेयर वैल्यू क्यों अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि वो मोर रिलायबल और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन देगा मुझे।
तो फिर उस केस में अप्लाई कर सकता हूँ। इसी को बोलते हैं वॉलंटरी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। इसको क्या बोलते हैं? वॉलंटरी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है। चलो आ जाओ, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन देखते हैं। यहाँ पे समझो फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री है विच वॉज वैल्यूड बेस्ड ऑन फीफो। ठीक है, फीफो के हिसाब से वैल्यू कर रहा था। और यहाँ पे x0 से लेके x1 x2 एंड x3। ठीक है। ये सारे ये इसमें क्या हुआ था, फीफो के बेसिस में क्या क्या वैल्यू क्या। अब जाके इन द ईयर ऑफ x4 entity decided to change accounting policy, change accounting policy of valuing inventory वैग बेसिस। ठीक है। ये चलते चलते यहाँ पे x1, सॉरी x0, x1, x2 और x3, इसमें चेंजेस आए। क्या है चेंजेस? चेंजेस इन द सेंस, यानी क्या, यहाँ पे मुझे वैक अप्लाई करना चाहिए था पहले से ही, बट मैंने क्या किया, ये फीफो अप्लाई कर रहा था। तो फिर जो भी पहले किया था एक्स जीरो से जो पहले किया था, वो सारे ईयर में मुझे चेंज करना पड़ेगा। यानी तब से लेके x0 से लेके मुझे यहाँ पे जो भी है ना, रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। समझो यहाँ पे 20,000 है, यहाँ पे 15,000 है, यहाँ पे 5,000 है, और यहाँ पे 10,000 है। और मेरा करंट ईयर है x4 का। इसको फाइनेंशियल ईयर में लिख देते ना। ठीक है। और ये मेरा करंट ईयर है। समझो यहाँ पे कितना बोला था, 20,000 ना, यहाँ पे 15,000, एंड दिस वन इज 5,000। ठीक है। एडजस्टमेंट इतना करना है। अब ये जो है ना, एडजस्टमेंट कहाँ से लिए सर? ये एग्जांपल लिया, यानी क्या, चेंज करते ही, फॉर्मूला चेंज करते ही 20,000 बदलाव आएगा एक्स जीरो x1 में, फिर x1 x2 में कितना आएगा, 15,000 आएगा, और 5,000 का डिक्रीज आएगा इन x2 और x3। ठीक है। तो फिर ये मैंने एक एग्जांपल लिया। और मेरा करंट ईयर क्या है, x3 x4। तो फिर नॉर्मली अभी देखो, तो फिर मेरा फाइनेंशियल ईयर x3 x4 में, x3 और x4 में मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगा, राइट। मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगा ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है। यहाँ पे इन्वेंट्री दिखा दूंगा मैं, इन्वेंट्री दिखा दूंगा यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, बरोबर है कि नहीं? ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे सेल्स आएगा। ये मैं 11th का फॉर्मेट बता रहा हूँ, अभी शेड्यूल 3 फॉर्मेट फॉलो होता है, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बता रहा हूँ। और यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक। ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट 11 में क्या होगा ना, फिर उसके बाद कंपैरेटिव से सेम यहाँ पे इन्वेंट्री, फिर उसके बाद सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट और ओपनिंग स्टॉक। ठीक है। अब यहाँ पे बताओ, जो भी मैंने फॉर्मूला किया है, चेंज किया है, चेंज के हिसाब से 20,000, 15,000, फिर उसके बाद 5,000, ये क्या है? ये मेरा प्रीवियस ईयर का है, राइट। कब का है? प्रीवियस ईयर्स का।
x0 से x1 से, राइट। तो फिर यहाँ पे मेरा करंट ईयर क्या है, करंट ईयर x3 x4 और कंपैरेटिव उसका x2 x3। उसके पहले के भी यहाँ पे एडजस्टमेंट्स है ना, उसके पहले के भी यहाँ पे एडजस्टमेंट्स है। तो फिर यहाँ पे बताओ क्या मुझे थर्ड बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा क्या, थर्ड बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा क्या, बताओ। बोलो। कल समझाया था ना थर्ड बैलेंस शीट का कंसेप्ट। हाँ। तो बताओ बनाना है ये नहीं बनाना है, या ऑप्शन छोड़ सकते हो उसको। नहीं बनाना है वो, क्योंकि क्यों। चेंजेस नहीं ओपनिंग बैलेंस में। हम्म। बिकॉज ओपनिंग बैलेंस में चेंजेस नहीं है ना। चेंज नहीं है। यहाँ पे देखो ना, x0 x1 में 20,000 का बैलेंस है। तो फिर ये इसमें अगर एडजस्टमेंट कर दूंगा मैं, तो फिर यहाँ पे हाँ, कहाँ पे इसमें कर रहा हूँ, करेंगे तो करना। नहीं कहाँ हाँ। पे कर रहा हूँ, ये इन्वेंट्री में हाँ। करूंगा, राइट। ये इन्वेंट्री का क्लोजिंग बैलेंस होगा, इसी का ओपनिंग बैलेंस मेरा ओपनिंग स्टॉक में जाएगा। ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री जाके नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग इन्वेंट्री हो जाएगा, तो वो मेरा ओपनिंग स्टॉक ही हो गया ना। तो यस। करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे मुझे थर्ड बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा। चलो, अब थर्ड बैलेंस शीट बनाने हम कैसे करेंगे। क्यूमुलेटिव इफेक्ट ले लो सबसे पहले। कैलकुलेट द इफेक्ट बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग पॉलिसी। ठीक है, यानी क्या, सिर्फ मेरा जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी चल रहा है ना, सेम टू सेम, सॉरी, सेम टू सेम हम क्या करेंगे, वही पॉलिसी लगा के हम करंट ईयर में देखेंगे कि इन्वेंट्री कितना है, राइट। करंट ईयर में कितना इन्वेंट्री, यहाँ पे सिर्फ चेंज का मैंने फिगर दिया है, सिर्फ चेंज का फिगर दिया है। हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि हम जो नॉर्मली अकाउंटिंग पॉलिसी चलते आ रहा है, एग्जिस्टिंग पॉलिसी, मतलब यानी क्या, फीफो, फीफो जो चलते आ रहा है, वो फीफो के बेसिस में हम क्या करेंगे, उसका अकाउंटिंग इफेक्ट, अकाउंटिंग यानी अभी इन्वेंट्री कितना है वो कंप्यूट करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे सेकेंड स्टेप क्या है, देखेंगे कैलकुलेट टोटल इफेक्ट अकाउंटिंग बेस्ड ऑन न्यू पॉलिसी। ठीक है, न्यू पॉलिसी के हिसाब से मैं क्या करूंगा, कैलकुलेट करूंगा। स्क्रीन अटक गया है क्या। ठीक है, ठीक है। न्यू पॉलिसी के हिसाब से अकाउंटिंग इफेक्ट कैलकुलेट करूंगा। न्यू पॉलिसी के हिसाब से मेरा कितना ये आ रहा है, न्यू पॉलिसी के हिसाब से मेरा कितना इफेक्ट आ रहा है। देखो 20,000 सबको ऐड कर लो, कितना आता है, 35,000। 35,000 में से कितना 5,000 लेस कर दोगे, तो फिर यहाँ पे टोटल अकाउंटिंग इफेक्ट कितना आ रहा है, 30,000 का आ रहा है। बरोबर या नहीं, समझा क्या बोला। नॉर्मली फर्स्ट मैं क्या करूंगा, फर्स्ट क्या करूंगा, एग्जिस्टिंग पॉलिसी के हिसाब से मेरा इन्वेंट्री कंप्यूट करूंगा, राइट। एग्जिस्टिंग पॉलिसी के हिसाब से इन्वेंट्री, अब वो उसका मैंने एग्जांपल नहीं दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझ लो, एग्जांपल समझ लो, एग्जांपल के मैं बोल रहा हूँ कि 50,000 है, जो हमारा नॉर्मल चलते आ रहा ना, नॉर्मल चलते आ रहा, वैसा का वैसा ही करेंगे। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि कैलकुलेट द अकाउंटिंग इफेक्ट बेस्ड ऑन न्यू पॉलिसी। ठीक है, न्यू पॉलिसी के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, न्यू पॉलिसी के हिसाब से हम कंप्यूट करेंगे इफेक्ट कितना है। तो फिर ये इफेक्ट ऑलरेडी मैंने दे दिया एग्जांपल के तौर में, कितना है? हम चेंज करते हुए 20,000 का इफेक्ट फर्स्ट ईयर में आएगा, 15,000 का इफेक्ट सेकेंड ईयर में आएगा, और एक्स थ्री एक्स फोर में, एक्स सॉरी एक्स टू एक्स थ्री में 5,000 का इफेक्ट आएगा। तो फिर मेरा टोटल इफेक्ट कितना है, 30,000। मतलब चेंज कितना है, चेंज मेरा
दैट इज डिफरेंस बिटवीन स्टेप वन एंड स्टेप टू। तो फिर चेंज कितना है मेरा? 30,000। ये 30,000 को क्या करूंगा? मैं एडजस्ट कर दूंगा, एडजस्ट करूंगा मेरे इन्वेंट्री में। ठीक है, मेरा पॉजिटिव इफेक्ट है, तो पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ पे 30,000 ऐड कर दूंगा। सब्सिक्वेंटली क्या करेगा? मेरा यहाँ पे रिटेन अर्निंग्स में एडजस्टमेंट आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? रिटेन अर्निंग्स पे यहाँ पे 30,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल बन जाएगा 30,000 और 30,000। समझा ये चीज? एक और एग्जांपल लेके आ। ये तो बहुत रॉ एग्जांपल था, क्योंकि दोनों ईयर का नहीं लिया था, दोनों इफेक्ट के बेसिस पे नहीं लिया था। एक और एग्जांपल लेते हैं, आज समझो मेरे पास पीपी है। ठीक है, क्या है? पीपी। नॉर्मली सबसे पहले यहाँ पे कॉस्ट मॉडल में फॉलो कर रहा था, कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहा था। मेजर्ड बेस्ड ऑन कॉस्ट मॉडल। सब्सिक्वेंटली चेंज टू रिवैल्यूएशन मॉडल। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो, एग्जिस्टिंग पॉलिसी के हिसाब से, यानी क्या, कॉस्ट मॉडल के हिसाब से, जो मेरा मशीनरी था, X1, X2, X2, X3, X3 और X4, 3 सालों के लिए लिया हो। 3 सालों के लिए यहाँ पे समझो ये था मेरा 15,000, 12,000 और 9,000। ये किसके बेसिस था? एग्जिस्टिंग पॉलिसी। फिर उसके बाद आ गया मेरा न्यू पॉलिसी। ये पूरा कंप्यूटेशन नॉर्मली हम जैसे इंडियस में करते हैं ना, इंडियस में रिवैल्यूएशन मॉडल में करते हैं ना, कि अगर रिवैल्यूएशन मॉडल के हिसाब से मेरा चेंज हो गया, फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू में चेंज आ गया। समझो मेरा कॉस्ट मॉडल में 15,000 था, और रिवैल्यूएशन जो फेयर वैल्यू है ना मशीनरी का, वो चेंज हो गया, वो हो गया 20,000। तो हम क्या करते हैं? 5,000 रिवैल्यूएशन सरप्लस मानते हैं और उसको रिवैल्यूएशन सरप्लस में ट्रांसफर कर देते हैं। सिमिलर वे में वो कंप्यूटेशन होगा। यहाँ पे मैं डायरेक्टली एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पे न्यू पॉलिसी के हिसाब से समझो ये 20,000 है, ये 15 है और ये 12 है। ठीक है, ये चीज समझा? सबसे पहले क्या है कि सर, यहाँ पे कॉस्ट मॉडल के बेसिस पे मेरा पीपी वैल्यू होता था, सब्सिक्वेंटली क्या हो गया? चेंज हो गया रिवैल्यूएशन मॉडल को। अब यहाँ पे एग्जिस्टिंग पॉलिसी के हिसाब से मेरा यहाँ पे जो अमाउंट्स थे, यानी क्या, X1 X2 में मेरा मशीनरी कितना था? 15,000 का था। X2 X3 में 12,000 का था। और X3 X4 में 9,000 का था। ठीक है, फिर उसके बाद न्यू पॉलिसी चेंज कर लिया मैं। न्यू पॉलिसी के हिसाब से 20,000 मेरा जो है ना, X1 X2 X3 में इतना था और ये इतना था। अब यहाँ पे अज्यूम करोगे दिस इज माई करंट ईयर। ठीक है, दिस इज माई करंट ईयर। अब बताओ, ये मेरा करंट ईयर है X3 X4, तो कंपैरेटिव ईयर क्या होगा? X2 X3, बरोबर। और एडजस्टमेंट कहाँ करना है? यहाँ पे X1 X2 के इसमें भी करना है, राइट? X1 X2 में भी करना है। तो फिर यहाँ पे सर क्या थर्ड बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा क्या? बिल्कुल भी यस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा प्रीवियस पाप है ना, जो पहले सालों का भी पाप है, X1 X2 का, X2 X3 का, और यहाँ पे ये दोनों सब छोड़ लो। अगर इन दोनों में होता सिर्फ एडजस्टमेंट, तो फिर यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट सिर्फ इन दोनों में करता, थर्ड बैलेंस शीट बनाता ही नहीं। यहाँ पे थर्ड पीरियड, एक और पीरियड भी इंक्लूडेड है जो प्रीवियस पीरियड है, बहुत पहले सालों का है, बरोबर। तो फिर यहाँ पे थर्ड बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, ये बैलेंस को भी एडजस्ट करना है। अब सबसे पहले क्या करूंगा? एडजस्टमेंट कैसा होगा? एडजस्टमेंट कैसा होगा? सबसे पहले एग्जिस्टिंग पॉलिसी के हिसाब से मेरा मशीनरी कितना हुआ? एग्जिस्टिंग पॉलिसी के हिसाब से मेरा मशीनरी कितना है? 9,000 है, राइट? एग्जिस्टिंग पॉलिसी के हिसाब से 9,000 है। बोलो यस और नो। यस सर। सेकेंड है, ये एग्जिस्टिंग पॉलिसी। न्यू पॉलिसी के हिसाब से, न्यू पॉलिसी के हिसाब से बताओ, यहाँ पे चेंजेस देखना पड़ेगा मुझे सबसे पहले।
ठीक है, चेंजेस देखना पड़ेगा। चेंजेस कैसे देखेंगे सर? दिस माइनस दिस, 20 माइनस 15,000। बताओ यहाँ पे 5,000 का इफेक्ट है, राइट? 5,000 का इंक्रीज है, यहाँ पे कितना 3,000 का इंक्रीज है। हम्म, और इसके इसमें कितना है? 9,000 और 12,000, यहाँ पे 3,000 का। टोटल इंक्रीज कितना है मेरा यहाँ पे? 11,000 का इफेक्ट है, बरोबर? तो यहाँ पे ये पूरा मत करो, डायरेक्टली देख लो कि इफेक्ट कितना है। इफेक्ट कितना है यहाँ पे? बताओ। चेंज कितना है? 11,000 है, बरोबर? चेंज कितना है? 11,000 है। बेस्ड ऑन माय न्यू पॉलिसी मेरा चेंज जो है ना वो 11,000 का है, और 11,000 का मुझे एडजस्टमेंट करना है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट में, किसमें? ओपनिंग, या बोलो थर्ड बैलेंस शीट। थर्ड बैलेंस शीट में मैं क्या करूंगा? पीपीई में 11,000 ऐड करूंगा, और मेरे यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग्स में 11,000 ऐड कर दूंगा, बस सिंपल। ये क्या था? दिस वॉज माई एग्जिस्टिंग पॉलिसी, दिस वाज माई ओल्ड पॉलिसी। इन दोनों को कंपेयर करके मैंने टोटल इफेक्ट निकला। टोटल इफेक्ट, जो भी टोटल इफेक्ट आया उसको एडजस्ट कर दिया। अब जो है ना न्यू पॉलिसी, मतलब X2 X3 और X3 X4 में न्यू पॉलिसी के हिसाब से, दैट इज 15,000 और 20,000 के बेसिस में अकाउंटिंग होगा। ये कैसा होगा हम क्वेश्चन में देखेंगे। सिंपल, समझा? आ जाओ बताता हूँ। देखो, रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी adjust the opening balance of each affected component of the equity for which the earliest prior period presented and the other comparative amounts disclosed for each prior period presented as if the new accounting policy has always been applied। ठीक है, यूजुअली द एडजस्टमेंट इज मेड इन रिटेन अर्निंग्स। नॉर्मली हम अभी दो दो एग्जांपल देखे थे, दोनों एग्जांपल में क्या क्या हमने, एक तो सब्सिक्वेंटली जो इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री में एडजस्ट करेंगे, पीपी तो पीपी में करेंगे, और कोई भी दूसरा कंपोनेंट है तो दूसरा कंपोनेंट में करेंगे, और सब्सिक्वेंट उसका जो है ना एडजस्टमेंट रिटेन अर्निंग्स में आएगा। अब रिटेन अर्निंग्स में क्यों करते हैं? नॉर्मली रिटेन अर्निंग्स में हमारा क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस जुड़ा होता है, राइट? अब प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस में तो हम जाके एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज हो गया होगा, बराबर? प्रॉफिट एंड लॉस इज फॉर द पीरियड, फॉर द पीरियड मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च वो क्लोज हो गया तो हो गया। उसका बैलेंस हम क्या करते हैं, ईयर एंड में ट्रांसफर करते हैं रिटेन अर्निंग्स में, राइट? अब यहाँ पे जो भी एडजस्टमेंट करना है उसको करना है मुझे रिटेन अर्निंग्स में। सिंपल, उस ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस जाके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके हम एडजस्ट नहीं कर सकते। बैलेंस शीट क्या है, एज ऑन डेट होता है, एज ऑन डेट में हम क्या कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में कभी नहीं कर सकते। उसके लिए हम क्या करते हैं, सब्सिक्वेंटली रिटेन अर्निंग्स में करते हैं। तो स्टेप्स कैसे है? कैलकुलेट दी टोटल अकाउंटिंग इफेक्ट बाय एग्जिस्टिंग पॉलिसी। एग्जिस्टिंग पॉलिसी के हिसाब से हम देखेंगे कि कितना आ रहा है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे एग्जिस्टिंग पॉलिसी के हिसाब से कितना आ रहा है। देन कम्स कैलकुलेट द टोटल अकाउंटिंग इफेक्ट बेस्ड ऑन न्यू पॉलिसी। नया पॉलिसी के हिसाब से क्या आ रहा है वो देखना पड़ा मुझे। नया पॉलिसी के हिसाब से इतना है। फिर उसके बाद चेंज देखना है मुझे। क्या देखना है? डिफरेंस बिटवीन स्टेप 1 एंड स्टेप 2 विल बी incorporated in the opening balance sheet of the comparative years। तो फिर डिफरेंस क्या किया हमने? डिफरेंस कितना था यहाँ पे? 11,000 का, राइट? 11,000 का हमने क्या किया? ओपनिंग बैलेंस शीट में एडजस्ट कर लिया ऑफ कंपैरेटिव ईयर। प्रीवियस ईयर का जो है ना थर्ड बैलेंस शीट जो बोल रहा हूँ मैं बनाएंगे, उसमें हमने क्या किया? एडजस्टमेंट किया। फिर उसके बाद नॉर्मली हम कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव यानी क्या? मेरा जो बैलेंस शीट हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, फिर उसके बाद स्टॉक स्टेटमेंट हुआ, फिर उसके बाद कैश फ्लो हुआ, ये सारी चीजें बेस्ड ऑन न्यू पॉलिसी हम बनाएंगे फॉर दी कंपैरेटिव ईयर और करंट ईयर दोनों भी। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। ठीक है, क्या एक्सेप्शन है सर? समझो यहाँ पे जैसे अकाउंटिंग पॉलिसी मैंने डिटरमाइन किया और मैंने क्या किया, रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट किया। रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट किया। अब जैसे रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट जो है ना, ये मुझे क्या है, इम्प्रैक्टिकेबल है। इम्प्रैक्टिकेबल इन द सेंस मैं अप्लाई कर ही नहीं सकता हूँ, रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट कर ही नहीं सकता हूँ। ऐसा कुछ तो सिचुएशन है कि मैं रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं कर सकता हूँ, तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, इसको प्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट करेंगे। प्रोस्पेक्टिवली यानी करंट ईयर से इसको चालू करेंगे अप्लाई करना। ठीक है, करंट ईयर से चालू करेंगे अप्लाई करना। When it is impracticable to determine the period of specific effects of changing on the accounting policy on comparative information for one or more prior period, तो फिर अप्लाई करेंगे हम कैसा? prospectively apply the new accounting policy to carrying amount of the assets and liabilities as at the beginning of the earliest period for which the retrospective application is practicable। यानी यहाँ पे सिंपली बोलूं, prospectively, दिख रहा है यहाँ पे, prospectively from the earliest applicable period। सिंपल यहाँ पे
कोई भी डाउट है क्या? आ जाओ, क्वेश्चन देखते नो। हैं। क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट प्रोबेबली अकाउंटिंग पॉलिसी में जो है ना, हमारा यही है, क्या बोलते हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चंस। इलस्ट्रेशन नंबर 1 रीड कर लो। क्वेश्चन कुछ नहीं है यहाँ पे, क्वेश्चन डायरेक्टली मैं ही रीड कर लो। कैन एन एंटिटी वॉलेंटरी चेंज वन और मोर ऑफ इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी? क्या बताओ, एंटिटी वॉलेंटरली जो है ना अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज कर सकता है? सिंपली हमें हमें यहाँ पे एक चीज ध्यान ध्यान रखना है कि मेरा जो अकाउंटिंग पॉलिसी कब चेंज होगा। अकाउंटिंग पॉलिसी कब चेंज होगा सर? जब मुझे क्या है, इंडेस बोल रहा है, स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली इंडेस बोल रहा है। एंड सेकेंड, जो अप्लीकेशन है, इंडेस एप्लीकेशन है, जो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी से मुझे मोर रिलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलेगा फॉर द यूजर्स टू मेक द डिसीजंस। ये दो चीज होना चाहिए, बरोबर? अगर ये दो चीज है या फिर दोनों में से कोई भी एक चीज है, तब जाके मैं चेंज कर सकता हूँ अकाउंटिंग पॉलिसी। अदरवाइज इंड एस एट अलाउ नहीं करता हमें क्या अप्लाई करने ये पॉलिसी। आ जाओ। A change in accounting policy can be made only if the change is required or permitted by India's as per para 14 of India's. An entity shall change an accounting policy only if the change is required by India's, या तो चेंज रिक्वायर्ड है, या फिर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइडिंग रिलायबल एंड मोर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन, अदर इवेंट्स और द कंडीशन ऑन द एंटिटीज फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और कैश फ्लोस। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमारे एग्जाम में होना चाहिए अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो। ये दोनों चीजें इज रिक्वायर्ड बाय इंडियस, एंड सेकंड, द चेंज रिजल्ट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मोर रिलेवेंट एंड रिलायबल। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? आगे द पैरा इंडियस स्टेट्स दैट, एक मिनट, हाँ, states that the users of financial statement need be able to compare the financial statements of the entity over the time to identify the trends in financial position, financial performance, and cash flows. Therefore, the same accounting policy are applied within the period and this from one period to the next period unless the change is in the accounting policy meets the above criteria. यानी क्या? कंसिस्टेंसी अप्लाई, एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है? कंसिस्टेंटली अप्लाई करना चाहिए। कंसिस्टेंटली मेरा अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई होना चाहिए। तो वही घुमा के फर्स्ट पॉइंट को फिर से बोला है कि टू रिक्वायरमेंट्स that must be complied with order to make the voluntary change in accounting policy. First, information change accounting policy must be reliable, and second, change the accounting policy must result in more irrelevant information being presented in the financial statement. जो फर्स्ट पॉइंट है ना, उसी को फिर से घुमा के बोला है। whether change accounting policy results in reliable and more relevant information is matter of assessment of particular facts and circumstances of in each case. In order to ensure that an assessment is more made judicially, such voluntary change in accounting policy does not effectively become a matter of free choice. ठीक है, इंडियंस इट रिक्वायर्स एन एंटिटी मेकिंग वॉलंटरी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी टू डिस्क्लोज इंटर द रीजंस व्हाई द एप्लीकेशन ऑफ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी प्रोवाइड मोर रिलेवेंट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन। तो सिंपली यहाँ पे इतना बड़ा आंसर लिखने की जरूरत नहीं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो इतना लिखना नहीं चाहिए। फिर सिंपली मैं बोलूँ, फर्स्ट दो पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आ जाना चाहिए, ये दोनों आ जाना चाहिए। फिर उसके बाद कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल आना चाहिए, सेकंड। ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वही जो फर्स्ट पॉइंट है, रिलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन, फिर से बताया है। अब यहाँ पे दिस ये जो है ना, यहाँ पे कंक्लूजन जो दिया है ना, कंक्लूजन वो इंपॉर्टेंट है। अब कंक्लूजन में क्या बोल रहा है? कंक्लूजन में यही बोल रहा है कि अकाउंटिंग पॉलिसी जो है ना वो चेंज होगा, किसकी वजह से? अगर इंडेस परमिट कर, इंडेस बोल रहा है, या फिर अदरवाइज देन जो है ना, अदरवाइज इफ इट प्रोवाइड्स मोर रिलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब चेंज करेंगे तो चेंज का रीजन बताना पड़ेगा, मुझे डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो चेंज है वो क्यों किया है, वो मुझे डिस्क्लोज करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ये बताना है। ठीक है, एक न्यू सेशन क्रिएट करते हैं, एक लेस देन 1 मिनट बचा है। तो क्या बोल रहा था कि यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स आना चाहिए हमारे आंसर में? सबसे पहले एज पर इंडिया जो है ना, जो 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स है, वो आना चाहिए। कौन सा? दैट इज इफ चेंज इज रिक्वायर्ड बाय इंडियस, एंड अदर वन इज इफ चेंज इज रिक्वायर्ड, अगर चेंज करते हैं तो मोर रिलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, सेकंड मेरा कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल,
कंसिस्टेंसी इन द सेंस, कंसिस्टेंसी जो है ना, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट कर रहे हैं वो कंसिस्टेंटली अप्लाई करेंगे। एंड थर्ड, मेरा क्या होना चाहिए यहाँ पे, कि रीजंस बताना चाहिए, व्हाई अप्लाइंग वॉलेंट्री चेंज जो है ना। प्रोवाइड्स यू रिलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड्स रिलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन, ये तीनों पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, बस इतना लिखो तो बस है, काफी है। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2 देख लो एक बार। अच्छा, इलस्ट्रेशन नंबर 2 ना को, एक मिनट रुक जाओ। इलस्ट्रेशन 5 देखिए, 2 ना को, 2 वाला का जो पॉइंट है ना वो बताना रहेगा, बता रहा है वो कंसेप्ट बता रहा है मुझे। चलो करेंगे क्वेश्चन। हेलो। चलो। हम्म। ऐसे क्यों लग रहा है मुझे कि पूरा लेक्चर नींद में निकल रहा है? मेरे को भी नींद आ रहा है। ठीक है चलो, क्या है, whether an entity can change its accounting policy for subsequent measurement of property plant and equipment from the revaluation model to accounting model, या सॉरी कॉस्ट मॉडल। यहाँ पे क्या पूछ रहा है सिंपली, कि सब्सिक्वेंटली अगर कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं हम, नहीं नहीं, रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं, तो सब्सिक्वेंटली हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट मॉडल अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल भी यस, अप्लाई कर सकते हैं। कब अप्लाई कर सकते हैं? कब अप्लाई कर सकते हैं, जब इट प्रोवाइड्स मोर रेलेवेंट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे रिक्वायर्ड बाय इंडेक्स तो है नहीं। इंडेक्स के हिसाब से मेरे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। क्या, मेरे पास कॉस्ट भी अवेलेबल है, और उसके बाद मेरे पास रिवैल्यू भी, रिवैल्यूएशन मॉडल भी अवेलेबल है, राइट। इंडेक्स 16 दोनों भी अलाउ करता है। बट यहाँ पे मुझे चेंज करना है क्या, मुझे रिवैल्यूएशन से कॉस्ट आना है, बरोबर ना, रिवैल्यूएशन से कॉस्ट पे आना है। तो फिर यहाँ पे जब रिवैल्यूएशन से कॉस्ट मॉडल पे आऊंगा, तो फिर यहाँ पे कब आऊंगा, जब यहाँ पे when this application will result in more relevant and reliable information, will provide more relevant एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन, बराबर। अब मोर रिलेवेंट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी क्या है सर? अभी समझो फॉर एग्जांपल मेरा अनलिस्टेड एंटिटी है, सेम क्वेश्चन में ही वही एग्जांपल दिया है कि मेरा एंटिटी जो है ना वो अनलिस्टेड है। अब अनलिस्टेड एंटिटी है और मैं क्या कर रहा हूँ, रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, बट अभी एंटिटी जो मेरा अनलिस्टेड है ना, उसको मैं लिस्ट करना चाहता हूँ। क्या है, लिस्ट करना चाहता हूँ। और लिस्टेड एंटिटीज का जो मॉडल है वो क्या है, कॉस्ट मॉडल है, राइट। तो फिर जब मैं कॉस्ट मॉडल अप्लाई करूंगा, ठीक है, तो फिर ये क्या करेगा, इजी कर देगा फॉर द यूजर्स, दैट मेरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दूसरा एंटिटी से, मेरा क्या लिस्टेड एंटिटी से क्या कंपेयर करने। तो फिर ये क्या है, मोर रेलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन दे रहा है टू द यूजर्स। तो फिर यहाँ पे चेंजेस अलाउड इफ इट एप्लीकेशन विल रिजल्ट इन मोर रेलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन, सिंपल।
आ जाओ देखो। Ind AS 16 provides that an entity shall choose either the cost or revaluation model as its accounting policy for subsequent measurement of its entire class of PPE. ठीक है। A change from revaluation model to a cost model for a class of PPE। क्लास बोल रहे हैं आप यहाँ पे, क्लास यानी क्या, हमने पीपीई में पढ़ के आया है, एक क्लास ऑफ असेट को हम एक मॉडल अप्लाई कर सकते हैं। क्लास यानी क्या, समझो बिल्डिंग्स है, सारा बिल्डिंग का जो है ना एक क्लास बना दूंगा, एक ग्रुप ऑफ असेट बनाऊंगा और उसके ऊपर एक मॉडल अप्लाई करूंगा, या तो कॉस्ट या तो रिवैल्यूएशन। ठीक है। मेरे पास मशीनरीज है, सिमिलर टाइप ऑफ मशीनरीज है, और ये सिमिलर टाइप ऑफ मशीनरीज को एक ग्रुप ऑफ असेट बनाऊंगा, एक क्लास ऑफ असेट बनाऊंगा और उसके ऊपर एक क्या कॉस्ट या रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करूंगा। ठीक है। जब मैं कोई भी मॉडल अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे कॉस्ट मॉडल अप्लाई कर रहा हूँ कोई भी मशीनरी, तो सिमिलर टू दैट मशीनरी जो भी मशीनरीज है, यानी क्या, सिमिलर मशीनरीज जो भी है उसके ऊपर भी कॉस्ट ही अप्लाई करूंगा, उसको बोलते हैं क्लास। ठीक है। कैन बी मेड ओनली इफ meets the condition specified in Ind AS 8। पैरा छोड़ दो, पैरा करने की जरूरत नहीं है। द चेंज रिजल्ट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइडिंग रिलायबल एंड मोर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या मोर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है किसका, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, अनलिस्टेड एंटिटी प्लानिंग फॉर आईपीओ में चेंज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी फ्रॉम रिवैल्यूएशन मॉडल टू कॉस्ट मॉडल फॉर some or all classes of PPE to align the entity's accounting policy with the listed market participant within the industry so as to enhance the comparability of its financial statement with those of other listed entity market participants within the industries. Such a change from the revaluation to cost model is not expected frequently। frequently हम करते नहीं है ऐसा चेंज, मतलब कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन, रिवॉल्यूशन से कॉस्ट। एक बार हमने अप्लाई कर दिया रिवैल्यूएशन, तो फिर हम रिवैल्यूएशन ही फॉलो करते हैं नॉर्मली। नॉर्मल अकाउंटिंग के केस में ये फ्रीक्वेंट नहीं होता है, तो फिर ये क्या है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। तो फिर ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी को क्या करूंगा मैं रिट्रोस्पेक्टिवली, जब से मैंने वो परचेस किया, वो मशीनरी को परचेस किया है, तब से मैं क्या करूंगा, इनिशियली तो वो कॉस्ट में मेजर होगा, इनिशियली कॉस्ट में मेजर होगा, फिर उसके बाद सब्सिक्वेंटली मुझे रिवैल्यूएशन या कॉस्ट चूज करना पड़ता है। तो फिर यहाँ पे मैंने क्या किया था, रिवैल्यूएशन चूज किया था। अब रिवैल्यूएशन से मुझे कॉस्ट पे आना है, तो फिर उस पर्टिकुलर सब्सिक्वेंट ईयर से मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एडजस्टमेंट करते आना पड़ेगा। क्या, रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। देखो, वे द चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी फ्रॉम द रिवैल्यूएशन टू कॉस्ट मॉडल इज कंसिडर्ड परमिसिबल इन अकॉर्डेंस विद इंडिया 8। इट शैल बी अकाउंटेड फॉर रेट्रोस्पेक्टिवली इन अकॉर्डेंस विद इंडिया 8। ठीक है। कोई भी डाउट है ये क्वेश्चन में, बोलो। नो सर। ओके, इज वेरी गुड। और एक क्वेश्चन देगी क्या? क्वेश्चन नंबर 1 रीड कर लो। वंस यू आर डन लेट मी नो। एंड पीपल वाचिंग मी ऑन यूट्यूब, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड ये जो नोट्स है ना, क्वेश्चन बैंक अलोंग विद द हैंड रिटन नोट्स, फिर उसके बाद कंसेप्ट नोट्स वगैरह, सब कुछ मेरा टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। एंड सीएफएस की पूछ रहे हैं, जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मुझे पूछ रहे हैं कि कब बनाएंगे, मतलब कब स्टार्ट करेंगे। तो आफ्टर इंड एस मैं प्लान कर रहा हूँ, ये इंड एस 8 के बाद वही 103, दैट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन, वो चालू करोगे। फिर उसके बाद हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी क्या दोनों साथ साथ में करना पड़ेगा। तो सब्र रखो। डन सर। डन। अब क्या हो रहा है यस। क्वेश्चन में, देखो। अ कारपेट रिटेल आउटलेट सेल्स एंड फिट्स कारपेट टू अ जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक को क्या करता है, सेल भी करता है और फिट भी करके देता है। इट recognizes the revenue when the carpet is fitted, which on average 6 weeks after the purchase of carpet। ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, मेरा जो कारपेट रिटेल आउटलेट है ना, वो क्या है, सेल भी करता है और फिट भी करके देता है। ठीक है। जब फिट करेगा तब जाके ये रेवेन्यू रिकग्नाइज करेगा। ठीक है। मेरा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन यहाँ पे दो नहीं, सेल करने का और क्या है, फिट करने का। और यहाँ पे जब फिट होगा, यहाँ पे जाके मैं क्या करूंगा, रेवेन्यू रिकग्नाइज करूंगा। सिंपल सी चीज है। इट देन डिसाइड्स टू सब कॉन्ट्रैक्ट द फिटिंग ऑफ कारपेट्स टू सेल एम्प्लॉयड फिटर्स। इट नाउ recognizes revenue at a point of sale of the carpet। यानी क्या, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इसका क्या था, पहले पहले सेल करता था फिर फिट करता था। अब ये फिटिंग पार्ट जो है ना, ये सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये सिर्फ सेल करता है और सेल करके रेवेन्यू रिकग्नाइज करते हैं। तो फिर यहाँ पे बताओ, क्या सेल करने के बाद जो फिटिंग वाला है वो छोड़ दिया, अब सेल करके उसका रेवेन्यू रिकग्नाइज कर रहा है, तो फिर यहाँ पे बताओ क्या ये अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, हम कोई भी एक बेस है, जो भी बेस है उसको क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। इसका बेस कुछ चेंज हो रहा है क्या? कुछ भी नहीं। यहाँ पे क्या है, सिर्फ जो एक एक्टिविटी था,
जो एक्टिविटी था उसका, वो एक्टिविटी उसने सबलेट कर दिया और पहले ही उसने रेवेन्यू रिकग्नाइज करना है, तो फिर यहाँ पे ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? देखो, this is not a change in accounting policy as the carpet retailer has changed the way that carpets are fitted. Therefore, there would not be any need to retrospective adjustment in the change in the prior figures for revenue already recognized. सिंपल है। अच्छा, थर्ड बैलेंस शीट का कंसेप्ट बताया था मैं। देखो ये क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन नंबर 2। फिर से बता देता हूँ। थर्ड बैलेंस शीट कब बनेगा? जब भी मेरा जो है ना, जब भी मेरा जो प्रीवियस ईयर्स के, अपार्ट फ्रॉम माय कंपेरेटिव ईयर को छोड़ दो, मेरा कंपेरेटिव ईयर छोड़ दो, यहाँ पे समझो या मेरा 23 और 24 जो है ना मेरा करंट ईयर है, ठीक है? 22 23 जो है ना मेरा क्या है, कंपेरेटिव है। और मुझे यहाँ पे गलतियां कब नजर आ रहा है? गलतियां मुझे 2021 का, 21 22 का गलतियां नहीं बोल सकता हूँ। यहाँ पे इसमें चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी करना है। यानी क्या? अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करना है। अब अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करना है और एडजस्टमेंट करना है मुझे, इस ईयर में भी एडजस्टमेंट करना है ना, 2021 में, 21 22 में। तो फिर यहाँ पे हमें पॉसिबल नहीं है कि 2021 में और 21 22 में जाके एडजस्ट करें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंपेरेटिव ईयर का ओपनिंग बनाते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं, कंपेरेटिव ईयर का ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं और उसी को बोलते हैं थर्ड बैलेंस शीट। और उसमें जो भी एडजस्टमेंट करना है इस पर्टिकुलर ईयर्स का, इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट में हम कर देंगे प्रीवियस ईयर का, ठीक है? देखो क्वेश्चन रीड करो। रीड करना वैसे कुछ नहीं है, मैं ही रीड कर देता हूँ, रुको। Where is when is an entity required to present a third balance sheet as at the beginning of the preceding period? ठीक है? इंड AS 1 प्रेजेंटेशन, यहाँ पे इंड AS 1 में जो है ना डिटेल कंसेप्ट है इसका, थर्ड बैलेंस शीट का, यहाँ पे हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एंटिटी शैल प्रेजेंट अ थर्ड बैलेंस शीट एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड। यानी क्या? मेरा करंट ईयर है, करंट ईयर के बाद प्रीसीडिंग पीरियड यानी क्या? मेरा कंपैरेटिव ईयर, कंपैरेटिव ईयर के ओपनिंग, इन एडिशन टू द मिनिमम कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसको बोलते हैं हम थर्ड बैलेंस शीट। It applies on the accounting policy retrospectively, makes a retrospective restatement of the items in the financial statement or reclassifies items in the financial statement and retrospective application. Retrospective restatement or reclassification has a material effect on the information in the balance sheet. वही बोल रहे हैं, restatement restatement restatement, सिंपल है। अगर मुझे प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस लास्ट 3 4 साल का मुझे क्या है एडजस्टमेंट करना है, तो मुझे थर्ड बैलेंस शीट प्रेजेंट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करो। डन सर। डन। चलो जी, क्या है क्वेश्चन में? Is change in depreciation method for an item of property, plant and equipment a change in accounting policy or change in accounting estimate? अब जब हम इंडिया 16 पढ़े थे, याद है इंडिया 16? अब इंडिया 16 में मैंने एक पॉइंट बताया था अकाउंटिंग पॉलिसीज का। क्या बताया था? कि जो भी चेंज है यहाँ पे कॉस्ट और रिवैल्यूएशन मॉडल को छोड़ के, कॉस्ट एंड रिवैल्यूएशन मॉडल की एक बेस है। डिप्रिशिएशन क्या करते हैं नॉर्मली, इट इज एन एस्टिमेशन, राइट? डिप्रिशिएशन जो है ना, हम एस्टिमेट करते हैं क्या, यूजफुल लाइफ एस्टिमेट करते हैं, और यूजफुल लाइफ एस्टिमेट करके उसको क्या करते हैं हम, डिप्रिशिएट करते हैं, राइट? तो फिर यहाँ पे इंडिया स्पेसिफिकली ठोक के बोलता है क्या, कि जो भी चेंज इन डिप्रिशिएशन मेथड है, चेंज इन डिप्रिशिएशन मेथड है, चेंज इन यूजफुल लाइफ है, ये दोनों क्या है, और चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड यानी SLM WDV, फिर ये क्या है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। ठीक है? क्या है ये? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। पैरा मत पढ़ो, कुछ जरूरत है पैरा पढ़ने की। इंडिया 16, property, plant and equipment, the depreciation method used shall reflect the pattern in which the asset's future economic benefits are expected to be consumed by the entity. ठीक है? The depreciation method applied to an asset shall be reviewed at least each financial year, and if there is any significant change, अगर change है तो फिर उस केस में हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। In the expected pattern of consumption, economic benefits embodied in the asset, the method shall be changed to reflect the changed pattern. ठीक है? Such a change is accounted for change in accounting estimate in accordance with India asset. Accounting estimate क्या है? सर व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग एस्टिमेट? अभी नेक्स्ट वही पढ़ने वाले हैं, बस इतना समझ लो, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने देख चुके हैं इंडिया 16 में, उसके लिए ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। As per the above depreciation method for the depreciable asset has to reflect the expected pattern of consumption of future economic benefits embodied in the asset
Determination of depreciation method involves an accounting estimate and thus estimate of depreciation method is not a matter of accounting policy. फिर इंडिया के हिसाब से जो है ना, यहाँ पे ये वाला पॉइंट अब पढ़ने वाला हम अकाउंटिंग एस्टिमेट में, जो भी अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज आता है वो प्रोस्पेक्टिवली हम एडजस्ट करते हैं। कैसा प्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट करते हैं? चलो जी, अब हम पढ़ते हैं कंसेप्ट के। और हमने क्या क्या देखा था? हमने ये देखा था सर कि अकाउंटिंग पॉलिसी में अगर चेंज आया, चेंज दो तरीके से हो सकता है। चेंज इज ड्यू टू, चेंज इज रिक्वायर्ड बाय इंडियस, और या फिर चेंज रिजल्ट्स इन मोर रिलेवेंट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन। ये दो चीज हुआ तो अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज आएगा। तो अगर इंडियस ने स्पेसिफिकली बताया मुझे कि यहाँ पे ट्रांजिशन प्रोविजंस दिया है कि कोई भी प्रीवियस प्रोविजन से अभी हम न्यू इंडियस अप्लाई करने हैं, तो फिर उस केस में अकाउंटिंग पॉलिसी का जो चेंज ऑफ ट्रांजिशन प्रोविजन है वो अप्लाई कर दूंगा मैं। यहाँ पे जैसे 17 और 16 का 116 का एग्जांपल दिया था। फिर उसके बाद अगर समझो कुछ भी नहीं दिया है, तो फिर ये क्या करूंगा, रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करूंगा। जब रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करूंगा ना, तो फिर यहाँ पे जो रिट्रोस्पेक्टिव अप्लीकेशन है उसका करने का एक तरीका है क्या। अगर मेरा जो है ना प्रीवियस ईयर्स यानी बहुत पहले से मेरा एडजस्टमेंट करना पड़ा, तो फिर मेरा थर्ड बैलेंस शीट आएगा। राइट, थर्ड बैलेंस शीट आएगा। अगर मेरा सिर्फ करंट कंपैरेटिव ईयर में और करंट ईयर में चेंज आ रहा है, सिर्फ किधर कंपैरेटिव ईयर और करंट ईयर में आ रहा है, तो थर्ड बैलेंस शीट नहीं बनेगा। सिंपल। तो फिर यहाँ पर रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट कैसा होगा? तो रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट कैसा होगा? एग्जिस्टिंग पॉलिसी के हिसाब से, एग्जिस्टिंग पॉलिसी के हिसाब से मैं देख लूंगा, क्या देखूंगा कि क्या उसका अमाउंट बन रहा है, और न्यू पॉलिसी के हिसाब से देखूंगा तो क्या बन रहा है, उसका क्या अमाउंट बन रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है, जो भी नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये क्या करूंगा मैं, एडजस्ट करूंगा मेरे असेट्स या लाइबिलिटीज में। ठीक है। असेट्स में क्या है, असेट्स में अगर पॉजिटिव है तो ऐड कर दूंगा, नेगेटिव है तो माइनस करूंगा, और उसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट मुझे रिटेन अर्निंग्स पे लेना पड़ेगा। किधर? रिटेन अर्निंग्स पे लेना पड़ेगा। ठीक है। उसका एक एक्सेप्शन देखा था कि अगर सर समझो मेरा इम्प्रैक्टिकेबल है, यानी रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इज इम्प्रैक्टिकेबल, मैं कर ही नहीं सकता हूँ रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट, यहाँ पे इम्प्रैक्टिकल है, तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, प्रोस्पेक्टिवली जब से पॉसिबल है, जैसा कंपैरेटिव में मुझे पॉसिबल है, कंपैरेटिव्स में मुझे पॉसिबल है कि अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करना, तो फिर तब से मैं क्या करूंगा, अप्लाई करूंगा। या फिर कंपैरेटिव्स में भी मुझे अप्लीकेबल नहीं है, मतलब यानी एडजस्टमेंट नहीं कर सकता हूँ, तो फिर करंट ईयर से ही अप्लाई करना चालू करूंगा। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे चीजें जो अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं माना जाएगा, कुछ ऐसे चीजें जो अकाउंटिंग पॉलिसी बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। क्या? यहाँ पे देखो, application of an accounting policy for the transactions, other events or the condition that differs in substance from the previous occurring। यानी क्या? that differs from previous occurring। इसका एग्जांपल दे देता हूँ, आ जाओ। समझो यहाँ पे पीपी लिमिटेड है। पीपी लिमिटेड का ये होटल है। ठीक है। होटल का सर्विसेज देता है लोगों को। अब जब होटल जो सर्विसेज दे रहा है, तो फिर यहाँ पे जो है ना, कौन सा इंडिया सप्लाई होगा बताओ? ये ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी माना जाएगा। ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। तो बताओ, ये जो ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर कौन सा इंडेक्स लगेगा? फर्स्ट बोलो। 16। 16, वेरी गुड। ये जो है ना आंसर बहुत जल्दी आ गया, प्रिपेयर्ड हो मतलब। इंडिया 16 से। चलो, ये क्या है, 16 लगाएंगे हम। सिंपल। अब आगे देखेंगे। ये तो 16 लगाएंगे, ये सिंपल है कि हम पहले से हमारा होटल का बिजनेस से चलते आ रहा है। मेरे पास एक और सेकेंड होटल है। सेकेंड होटल मैंने न्यू परचेस किया, अभी का अभी। अभी का अभी न्यू होटल, अभी का अभी मतलब नहीं, न्यू होटल परचेस किया। अब जब न्यू होटल परचेस किया, मैंने क्या किया, इसको लेट आउट किया टू थर्ड पार्टी फॉर रेंटल्स। इसके ऊपर कौन सा इंडेक्स लगेगा बताओ? क्या इसके ऊपर इंडिया 16 लगेगा या फिर इंडेक्स 40 लगेगा? बोलो 40। बोलो। 40? पक्का? सोचो फिर से एक बार। हाँ, क्यों 40 लगेगा? बस बिल्डिंग है ना। हाँ, बिल्डिंग, ये होटल है ना। होटल है ये हाँ। होटल है ना, होटल को मैं लेट आउट कर रहा हूँ, कोई थर्ड पार्टी को। तो सही आंसर है, इसके ऊपर भी क्या लगेगा, इसके ऊपर इंडेक्स 40 लगेगा। हम्म, बरोबर। तो फिर यहाँ पे नॉर्मली मेरा हाँ। बिजनेस क्या है?
नॉर्मली मेरा क्या है सर, बिजनेस होटल का है। होटल का सर्विस बिजनेस करता हूँ, और होटल्स को क्या करता रहूँ, मैं खुद चलाता हूँ। जब खुद चलाऊंगा तो फिर ये क्या, ओनर ऑक्यूपाइड, बरोबर। लेकिन यहाँ पे सेकंड होटल जो है ना, ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये क्या कर रहा हूँ, लेट आउट कर रहा हूँ। तो फिर यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन में ना, ट्रांजेक्शन में यहाँ पे डिफरेंस है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन या होटल सर्विसेज differs from the second one। तो फिर यहाँ पे इंडियस क्या बोल रहे हैं, तुम इंडियस इस यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 16 के हिसाब से अलावा हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 40 अलाउ, हम 40 अप्लाई अप्लाई कर रहे हैं ना सेकेंड प्रॉपर्टी के ऊपर। तो फिर इसके केस में ये जो है ना, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। सिंपली अंडरस्टूड है, बराबर। मेरा जो यहाँ पे खुद मेरा बिजनेस चला रहा हूँ, यहाँ पे मैं रेंट आउट कर रहा हूँ, बरोबर। यहाँ पे रेंट आउट कर रहा हूँ, तो फिर अलग अलग इंडियस ही अप्लाई होगा ना। तो फिर ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। वही यहाँ पे बोल रहे हैं, अप्लीकेशन ऑफ एन अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर द ट्रांजेक्शन, other events or condition that differs in substance। substance यानी क्या, पहले वाला क्या था, मेरा खुद का बिजनेस, सेकंड वाला क्या था, रेंटल में दे रहा था, from those previously occurring is not a change in accounting policies। ठीक है, अगर चाहो तो मैं मॉड्यूल से पढ़ा देता हूँ इसका। क्या बोलते हैं एग्जाम्पल, ये देखो। A company owns several hotels and provides significant ancillary services to the occupants of rooms। These hotels are therefore treated as owner-occupied properties and classified as property, plant and equipment in accordance with India 16। बरोबर। यहाँ तक तो सिंपल है कि हम क्या करते हैं, सर्विसेज देते हैं होटल का, और क्या कर रहे हैं हम नॉर्मली क्या, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मारेंगे और इंडिया 16 अप्लाई करेंगे। द कंपनी एक्वायर्स अ न्यू होटल बट आउटसोर्सेज द एंटायर मैनेजमेंट ऑफ द सेम to an agency and remains as a passive investor। The selection and application of accounting policy for the new hotel is in line with India's 40। फिर यहाँ पे it is not a change in accounting policy simply because the new hotel room are also let out for the rent। This is because the way in which the hotel is managed differs in substance। तो फिर ये change in accounting policy नहीं है। क्या ये चीज समझा? यस चलो। Application of new accounting policy for the transaction, other events or the condition that did not occur previously or were immaterial। यानी क्या, जो पहले हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ ट्रांजेक्शन है जो पहले हुआ ही नहीं करता था, अब जो है ना, अब मार्केट में आया और अब हम अप्लाई करना चालू किए। दिस इज नॉट अन चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। हम क्या पढ़ रहे हैं, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। और ये दो स्पेसिफिकली जो है ना, ये दो जो है ना, ये स्पेसिफिकली इंडियस एट ने प्रिस्क्राइब किया है। तो ये दो जो है, दिस इज नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। फर्स्ट वाला तो हमने क्या देखा, अगर ट्रांजेक्शन मटेरियल डिफर कर रहा है। सेकेंड वाला जो ट्रांजेक्शन है, कंडीशन दैट डिड नॉट अकर प्रीवियसली, जो पहले हुआ ही नहीं था अब एग्जिस्टेंस में आ गया। इसका भी एग्जांपल देख लो। An entity has classified as investment property and owner occupied property previously classified as a part of property, plant and equipment, where it has measured after initial recognition applying the revaluation model। यानी क्या हो रहा था यहाँ पे बताओ, इंडिया 16 अप्लाई कर रहा था मैं। इंडिया 16 में मेरा दो मॉडल अलाउड है। एक है रिवैल्यूएशन वाला, और दूसरा कॉस्ट, बराबर। तो फिर यहाँ पे जो रिवैल्यूएशन है, मैं ये सेलेक्ट किया था, बरोबर। अब क्या हुआ है, अब 16 से लेके जाके यहाँ पे इंडियस 14 में आ गया, 40 आ गया, 40 में, 14 नहीं 40 में आ गया। अब 40 में जब आया तो फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ कौन सा मॉडल अलाउ करता है, कॉस्ट मॉडल अलाउ करता है ना, इसमें रिवैल्यूएशन मॉडल का कंसेप्ट है ही नहीं, बरोबर। हम डिस्क्लोजर पर्पस के लिए फेयर वैल्यू बेसिस करते हैं, बट यहाँ पे कॉस्ट मॉडल फॉलो करेंगे हम इंडियस 40 में। तो बताओ, पहले मेरा रिवैल्यूएशन मॉडल हो करता था इंडियस 16 में, यहाँ पे है क्या, 40 में अलाउड ही नहीं है। तो फिर यहाँ पे प्रीवियसली होता नहीं था, अब हो रहा है। जो प्रीवियसली मटेरियली डिफर्ड कर रहा है यहाँ पे भी ट्रांजेक्शन, तो फिर ये भी जो है ना, ये अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, ठीक है। India's 40 on the investment property permits only cost model। The entity now measures its investment property using cost model। This is not a change in accounting policy। सिंपल है। फिर से पढ़ा तो देखो। Application of new accounting policy for the transaction, other events or the condition that did not occur, पहले होता ही नहीं था previously और were immaterial। ये दो चीजें क्या मानेंगे हम सर यहाँ पे, दिस इज नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। हाँ, तो इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन, जो मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 2 बोला था ना, अब रीड करो इलस्ट्रेशन नंबर 2। व्हेन एंटिटी रिक्वायर्ड टू, नहीं नहीं, इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है, 2। अब देखो इलस्ट्रेशन नंबर 2।
और एक और चीज बता दो, हम इंडेक्स 40 में देखते हैं या इंडेक्स 16 में? इंडेक्स 40 में देखते हैं नॉर्मली। क्लासिफिकेशन हमने क्या, हमने पहले इंडेक्स 16 के हिसाब से पीपीई माना था, अब क्या कर रहे हैं, उसको ट्रांसफर कर रहे हैं 40 में। या फिर हम पहले इंडेक्स 40 के हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी माने थे, फिर अब क्या कर रहे हैं, ओनर ऑक्यूपेंट यानी खुद के बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, तो फिर इंडेक्स 16 में आ जाएगा। तो फिर यह क्या, क्लासिफाई कर रहे हैं हम फ्रॉम वन इंडेक्स टू दूसरा इंडेक्स, रिक्लासिफाई कर रहे हैं। तो फिर इस केस में दिस इज ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। चलो देख लो, क्वेश्चन देख लो। डन। डन। चलो, एंटिटी एबीसी acquired a building for its administrative purpose and presented the same as property, plant and equipment in the financial year 11 and 12. During the financial year 12-13, it relocated the office to new building and leased the said building to the third party. क्या हो रहा है यहाँ पे ट्रांजेक्शन? मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए मैं यूज कर रहा था पहले, ठीक है, प्लांट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 11 एंड 12 में। फिर उसके बाद 12 एंड 13 में क्या हो रहा है, तो फिर न्यू बिल्डिंग में क्या कर रहा हूँ, न्यू बिल्डिंग में चेंज कर रहा हूँ, और ओल्ड बिल्डिंग क्या कर रहा हूँ, लीज आउट कर रहा हूँ थर्ड पार्टी को। जब लीज आउट करेगा तो फिर ये क्या है, मेन पर्पस मेरा क्या हुआ, रेंटल पर्पस के लिए हुआ। जब रेंटल पर्पस के लिए हो गया तो फिर यहाँ पे क्या करूंगा मैं, यहाँ पे रिक्लासिफाई, पहले ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी था इंडिया 16, अब क्या करेंगे, उसको रिक्लासिफाई करूंगा इंडिया 40 में। Following the change in the usage of building, entity ABC reclassified PP to investment property in India financial year 12-13. Should entity ABC account for the change in accounting policy? Accounting for change in accounting policy हम करेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये क्या है, सिर्फ क्लासिफाई कर रहा हूँ ना फ्रॉम वन टू अदर। और यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है दिस मटेरियली डिफर्स, राइट। तो यहाँ पे देखो, Ind AS 8 provides the application of an accounting policy for the transaction, other events or the conditions that differ substance from those previously occurred. पहले क्या चल रहा था, इंडिया 16 अप्लाई हो रहा था, अब क्या हो रहा है 40। तो फिर यहाँ पे अकरिंग आर नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। और इंडिया 16 का यहाँ पे डेफिनेशन दिया है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के हिसाब से आर हेल्ड फॉर यूज द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर रेंटल टू अदर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज ड्यूरिंग मोर देन वन पीरियड। यहाँ पे मोर देन वन पीरियड यानी क्या, मेरा फाइनेंशियल ईयर, मोर देन वन फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। एज पर Ind AS 40 द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी, यहाँ पे उसका भी ये दिया है, किसके लिए होना चाहिए, to earn rentals for the capital appreciation or both rather than for use in production or supply of goods or services for administration purpose or sale in ordinary course of business। यहाँ पे rather than बोला है, rather than यानी क्या, ये दोनों एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, मेरा क्या होना चाहिए, अर्निंग रेंटल एंड कैपिटल अप्रिसिएशन होना चाहिए। ये डेफिनेशन हमने इंडिया 40 में ऑलरेडी पढ़ के आए। तो फिर आगे क्या बोल रहा है, बेस्ड ऑन अबाउट डेफिनेशन वेदर अ बिल्डिंग इज, based on above definition, whether the building is item of property, plant and equipment or investment property for entity depends on the purpose for which it held by the entity. It is thus possible that due to the change in purpose for which it is held, a building was previously classified as a property, plant and equipment may warrant reclassification of an investment property or vice versa. चलो, यहाँ पे मेन बेसिस क्या लेना है, मेन बेसिस क्या लेना है, हमारा पर्पस लेना है, बराबर। हम क्लासिफाई करते समय मेन पर्पस ये मेरा पर्पस लेना है रिक्लासिफिकेशन के लिए, कि मैं किसके लिए यूज कर रहा हूँ, बराबर। क्या यहाँ पे बेस चेंज कर रहा हूँ क्या मैं? नहीं, बेस क्या चेंज कर रहा हूँ, अभी समझो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल में हो रहा है, ठीक है, वो कॉस्ट मॉडल में ही होगा। और पीपी जो है ना, कॉस्ट और रिवैल्यूएशन मॉडल है। अगर कॉस्ट और रिवैल्यूएशन मॉडल एज पर इंडिया 13 ये चेंज करता हूँ, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। बट मेरा पर्पस चेंज हो रहा है, मेरा पर्पस चेंज हो रहा है बिजनेस का, जो मेरा इंडिया 40 से 16 में क्लासिफाई हुआ है, ये मेरा चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। फिर यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि पर्पस देख लो, यहाँ पे क्या पर्पस देख लो, whether a building in the nature of PPE or investment property is determined by applying the definition of these terms from the perspective of the entity. Thus, the classification of building as a property, plant, and equipment or as an investment property is not a matter of accounting policy choice. Accordingly, a change in classification of building from property, plant, and equipment to the investment property due to change in purpose for which it is held by the entity is not a change in accounting policy. Simple है? Yes or no? समझा ये चीज? यस। यहाँ पे देखो, एक और चीज है, इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि वेदर द चेंज इन फंक्शनल करेंसी, जो भी फंक्शनल करेंसी है ना, उसमें जो चेंज आएगा ऑफ एन एंटिटी रिप्रेजेंट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। यानी क्या, यहाँ पे जो भी फंक्शनल करेंसी है, वो फंक्शनल करेंसी में चेंज आया है, तो फिर बताओ क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है क्या?
तो एक बार इंडियस एट के हिसाब से अकाउंटिंग पॉलिसी का डेफिनेशन याद कर लो। इंडियस एट के हिसाब से अकाउंटिंग पॉलिसी का डेफिनेशन क्या है? प्रिंसिपल्स, बेसिस, रूल्स, कन्वेंशंस, या फिर और एक क्या था, प्रैक्टिसेस। अगर इसमें कोई भी चेंज आया, इट इज अ चेंज, इसमें कोई जो भी है ये अकाउंटिंग पॉलिसीज है। ये मेरा फंक्शनल करेंसी है। तो फंक्शनल करेंसी में जो भी चेंज आता है, क्या वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मानेंगे क्या? ठीक है। ये क्या है मेरा नॉर्मल, मेरा जो बिजनेस है अभी एक कंट्री में मेरा आईएनआर चल रहा है, ठीक है, दूसरा में मेरा क्या चल रहा है, यूएसडी चल रहा है। तो फिर ये चेंज हो गया, समझो मेरा बिजनेस है आईएनआर से क्या हुआ है, यूएसडी हुआ है। बाकी का जो वैल्यूएशन मॉडल्स है, बाकी का जो रिप्रेजेंटेशन है, वो तो सेम होगा ना। अभी पीपीई जो है, पीपीई सिर्फ आईएनआर में प्रेजेंट कर रहे थे, हम क्या करेंगे, सिर्फ अभी क्या करेंगे, उसको यूएसडी में प्रेजेंट करेंगे, दैट इज डॉलर में प्रेजेंट करेंगे। इन्वेंटरी जो है ना मेरा इंडियन अमाउंट पे, मतलब आईएनआर में कर रहे थे, अब क्या करेंगे, उसको डॉलर में प्रेजेंट करेंगे। तो फिर यहाँ पे मेरा बेसिस कुछ चेंज हो रहा, बस करेंसी चेंज हो रहा है। तो करेंसी चेंज जो है ना, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। बरोबर है कि नहीं? बोलो, समझा क्या क्या बोला? यस सर। हाँ। हाँ। तो फिर सिंपली यहाँ पे चेंज इन फंक्शनल करेंसी इज नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। देखो इंडियस एट के हिसाब से प्रोवाइड्स दैट application of accounting policy for the transaction or events or condition that differ in substance from those previously occurring are not changes in accounting policy। जो प्रीवियसली अकर नहीं कर रहा था, नॉर्मली हम इंडियस चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हम कैसे मानते हैं, यहाँ पे मैं ऑलरेडी अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई कर रहा था, ऑलरेडी मैं उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को अप्लाई कर रहा था, और यहाँ पे जाके चेंज हो गया। यहाँ पे वही एग्जांपल दूं तो 16 के हिसाब से मैं यहाँ पे रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई कर रहा था ना ऑलरेडी, पीपी के ऊपर, और वो मशीनरी एग्जिस्ट कर रहा था प्रीवियसली। अब जाके यहाँ पे मेरा जो है ना कॉस्ट मॉडल अप्लाई कर रहा हूँ, तो फिर ये क्या है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। बराबर। तो फिर यहाँ पे अगर ये एग्जाम्पल में देखें, ये क्वेश्चन में देखें, ये क्वेश्चन में मेरा नॉर्मली पहले कौन सा करेंसी था, आईएनआर था। अब क्या हो रहा है, यूएसडी। तो फिर पहले यूएसडी में था क्या कुछ कुछ भी? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर ये क्या है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, यानी मटेरियली डिफर कर रहा था from the previous transaction। देखो, differs in substance from those previously occurring are not a change in accounting policy। इंडिया 21 के हिसाब से फंक्शनल करेंसी का डेफिनेशन दे रहा है कि प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरमेंट इन विच द एंटिटी ऑपरेट्स। इंडिया 21 list out the factors to be considered by an entity in determining its functional currency। It is recognized that there may be a cases where the functional currency is not obvious। In such cases, Ind AS 21 requires the management to use its judgment to determine the functional currency that more faithfully represent the economic effects of underlying transaction। सर ये डेफिनेशन क्या है? ये डेफिनेशन इंड AS 21 में हम पढ़ने वाले हैं। इंड AS 21 में दैट इज एक्सचेंज डिफरेंस का एक प्रॉपर इंडिया है, इंड AS 21, उसमें पढ़ेंगे, इसका टेंशन मत लो। Ind AS 21 specifically notes that an entity's functional currency reflects the underlying transaction, events, or the condition that are relevant to it. Accordingly, once determined, the functional currency is not changed unless there is a change in those underlying transaction, events, or the condition। Thus, functional currency of the entity is not a matter of accounting policy। ठीक है, अकाउंटिंग जो फंक्शनल करेंसी का डेफिनेशन है वो हम देख लेंगे इंडेक्स 21 में। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे ओवरव्यू दिया है, वहां पे डिटेल में दिया है, यहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू दिया है कि फंक्शनल करेंसी कैसा डिटरमाइन करते हैं हम, जो भी है ना फंक्शनल करेंसी। तो जो भी फंक्शनल करेंसी है वो जो है, दैट इज नॉट अ मैटर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी का, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। तो फिर इन द व्यू ऑफ अबव, अ चेंज इन फंक्शनल करेंसी ऑफ एन एंटिटी डज नॉट रिप्रेजेंट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एज पर इंडिया सेट, देयरफॉर does not apply to such change। India 21 requires that when there is a change in accounting of an entity's functional currency, the entity shall apply translation। सिर्फ ट्रांसलेशन करेंगे। क्या ये चीज क्लियर है? तो अगर मैं बताऊं, तो फिर तीन चार चीजें जो बेसिकली पूछते ही है क्वेश्चन में। एक, जो पीपीई का है, दैट इज पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसमें जो है ना कॉस्ट और रिवैल्यूएशन मॉडल इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, बट यहाँ पे डेप्रिसिएशन मेथड हुआ, यूजफुल लाइफ हुआ, दिस आर नॉट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, दोस आर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। सेकेंड, जो फंक्शनल करेंसी में चेंजेस जो अपन अभी पढ़े, वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। अपने को लगेगा कि यहाँ पे ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, बट ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रांजेक्शन, ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये इंपॉर्टेंट है। that differ condition that differ substance from those previously occurring is not a changing accounting policy। ठीक है। और एक रेगुलरली पूछने वाला चीज क्या है, रेगुलरली पूछने वाला चीज ये है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट तो बता दिया ना मैंने, हाँ ये 40 और 16 का जो है ना रिक्लासिफिकेशन, ये एक रेगुलर ये है। ठीक है। आज में जो भी पढ़ा समझ में आया? हाँ, कल जो क्वेश्चंस करेंगे हम, कल क्वेश्चंस वो कौन सा करेंगे, जो रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट है ना,
रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट, यानी कि आप प्रीवियस ईयर में थर्ड बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, थर्ड बैलेंस शीट के बेसिस में हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, उसका क्वेश्चन कल सॉल्व करेंगे। ठीक है। ओके सर। ओके, चलो बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।